1, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजा और राजवंश। ऑप्शन 1 नानक चंदेल। ऑप्शन 2 जय शक्ति परमार। ऑप्शन 3 नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन 4 भोज राष्ट्रकूट। ये युग्मों में से कितने सही सुमेलित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल युग्म 2 सुमेलित है। नानक का संबंध चंदेल से है और नागभट्ट द्वितीय का संबंध भी गुर्जर प्रतिहार से है, जबकि जय शक्ति का संबंध चंदेल से है और राजा भोज का संबंध परमार वंश से है। क्वेश्चन नंबर 2, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही है? ऑप्शन 1 न्यायिक दंड के परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। ऑप्शन 2 स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग के पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। ऑप्शन 3 यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। ये उपरोक्त तथ्यों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों कथन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए धोलावीरा। धोलावीरा का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है और इसमें एक प्रमुख विशेषता यह थी कि यहाँ पर बांध का निर्माण किया गया और जलाशयों की में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, हेलो साथियों, मैं धनजीलाल और मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्जाम बाय धनजीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और मेरा उद्देश्य ये है कि आप एग्ज़ाम के टाइम आपको ये पता लग जाए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और एग्ज़ाम के टाइम पर रिपीट कर जाएं। मैंने इस यूट्यूब चैनल पर 2011 से लेके 2024 तक जियोग्राफी के और पॉलिटिक के PYQ कंप्लीट करवा दिए हैं। आप उनको देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? ऑप्शन 1 मगध के गुप्त। ऑप्शन 2 मालवा के परमार। ऑप्शन 3 थानेसर के पुष्पवती। ऑप्शन 4 कन्नौज के मौखरी। ऑप्शन 5 देवगिरी के यादव। ऑप्शन 6 बल्लवी के मैत्रक। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन 1, 3 और 4, 6 सही है और हर्षवर्धन के उत्थान का समय था 6 से लेके 7वीं शताब्दी था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थल और ख्याति का कारण। ऑप्शन 1 ब्रजहोम शैलकृत देव मंदिर। ऑप्शन 2 चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला। ऑप्शन 3 गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2 और 3, दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 1 ब्रजहोम का संबंध शैलकृत देव मंदिर से नहीं है। ब्रजहोम जम्मू कश्मीर में एक नवपाषाण कालीन स्थल है जहाँ पर गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 मितछरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाय भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। ऑप्शन 2 मितछरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में
पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। ऑप्शन 3, मित्रचरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती हैं, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। मित्रचरा नीची जाति की सिविल विधि थी और जबकि दाय भग्गा उच्च जाति की थी। मित्रचरा व्यवस्था में इसमें पुरुष और महिलाओं दोनों सदस्यों को संपत्ति रखने का अधिकार था, जबकि दाय भग्गा में केवल पुरुष को ही संपत्ति रखने का अधिकार था। विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य के स्मृति पर लिखी गई टीका मित्रचरा पूरे देश में बंगाल, असम और उड़ीसा एवं बिहार के कुछ भागों छोड़कर जहाँ दाय भाग व्यवस्था लागू थी, संपत्ति के अधिकार के लिए कानून की सर्वमान्य पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? ऑप्शन ए, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। ऑप्शन बी, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही। ऑप्शन सी, विनय पत्र। ऑप्शन डी, सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनिमय पत्र। हेलो साथियों, आप मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा जुनून होना चाहिए, ऐसा जुनून होना चाहिए जैसे वो मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओ। भारत के इतिहास, तो इसका राइट आंसर है विनिमय पत्र। ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्या बाप तथा द्रोण बाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? ऑप्शन ए, भूमाप। ऑप्शन बी, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के। ऑप्शन सी, नगर की भूमि का वर्गीकरण। ऑप्शन डी, धार्मिक अनुष्ठान। तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूमाप। भारत इतिहास के संदर्भ में जो कुल्ला बाप और द्रोण माप शब्द है वो गुप्त काल में उत्तर भारत की भूमि माप से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ऑप्शन ए, अशोक। ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य। ऑप्शन 1, भीलसा मध्य प्रदेश। ऑप्शन 2, द्वार समुद्र महाराष्ट्र। ऑप्शन 3, गिरिनगर गुजरात। ऑप्शन 4, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है, जबकि द्वार समुद्र का संबंध कर्नाटक से है और स्थानेश्वर का संबंध हरियाणा से है। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे? ऑप्शन ए, विदेशी व्यापारों करने वाले बंदरगाह। ऑप्शन बी, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियाँ। ऑप्शन सी, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान। ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल
हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन ए चंदहुदुड़ो, ऑप्शन बी कोट दीजी, ऑप्शन सी सोगरा, ऑप्शन डी देसलपुर। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी सोयग्रो। सोयग्रो एक अन्न भंडार स्थल है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्रों के साथ रानी अशोक राजा अशोक उल्लिखित है? ऑप्शन ए कंगनहल्ली, ऑप्शन बी सोंची, ऑप्शन सी शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन डी सोहगोरा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए कंगनहल्ली। कंगनहल्ली वर्तमान में कर्नाटक में स्थित एक बौद्ध स्थल है और जहाँ पर राणा अशोक लिखो है। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम बिष्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ऑप्शन बी, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान थी। ऑप्शन सी, बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। ऑप्शन डी, मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भी भेज दिया जाता था। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 1, सम्राट अशोक के राज्य देशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज व्यूलर, ऑप्शन बी जेम्स प्रिसेप, ऑप्शन सी मैक्स मुलर, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी जेम्स प्रिसेप ने जो सम्राट अशोक के शिलालेख थे उनको पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शब्द और विवरण। एरीपति, भूमि जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। ऑप्शन 2 तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। ऑप्शन 3 घंटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। युगपत में से कौन से युगम सही सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन 1 और 3 ये सही है। जबकि तनियूर एक जलाशय भूमि थी जिससे मिलने वाला राजस्व वो रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था ग्राम जलाशय के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में संगू राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? ऑप्शन ए स्वपनवास बदता, ऑप्शन बी मालविकाग्नि मित्र, ऑप्शन सी मेघदूत, ऑप्शन डी रत्नावली। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी मालविकाग्नि मित्र। मालविकाग्नि मित्र कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें संगू वंश के संस्थापक पुष्यमित्र, संगू के पुत्र अग्निमित्र तथा मालविका जो उनकी राजकीय नर्तक थी की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। फिर आगे हम देखेंगे एक बार जो कालिदास की संस्कृत में महान कवि थे उनकी रचनाएं देख लेते हैं। नाटक, जो कालिदास ने नाटक लिखे थे, अभिज्ञान, शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। जो महाकाव्य लिखे रघुवंशम और कुमार संभूम। और खंड काव्य कौन से हैं उनके? मेघदूतम और ऋतुसंहार। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ऑप्शन ए शर्मन, ऑप्शन बी
परिवारजक, ऑप्शन सी अग्निहारिक, ऑप्शन डी मागध। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी मागध। मागध प्राचीन भारत की एक दरबारी था। प्राचीन भारत में एक दरबारी था, जैसे कि इतिहासकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? ऑप्शन 1, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। ऑप्शन 2, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। ऑप्शन 3, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है, जबकि सामंत व्यवस्था में राजा की केंद्रीय शक्ति मजबूत नहीं होती थी, जबकि वह दुर्बल होता था, और प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता वो मजबूत होती थी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन 1 अवंती, ऑप्शन 2 गांधार, ऑप्शन सी 3 कौशल, ऑप्शन 4 मगध। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें ऑप्शन 3 कौशल और मगध, इनका संबंध बौद्ध धर्म से है, बाकी अवंती और गांधार का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ 2014 में और फिर दोबारा रिपीट हुआ 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ऑप्शन 1, उनके विशाल महल व मंदिर होते थे। ऑप्शन 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन 3, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही कथन चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, और इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। और दूसरी बात, सिंधु सभ्यता का जन्म आज से 1700 ईस्वी पूर्व हुआ था। मतलब आज से 2400 और 17 कितने हो रहे हैं, मतलब 4100 साल पहले हुआ था। और उसमें विशाल महल और मंदिर के प्रमाण नहीं मिले तथा सूत कोतड़ों से घोड़े के साक्ष्य मिले, लेकिन उस बातों को हम कह नहीं सकते हैं कि उनका प्रयोग रथ को खींचने के लिए होता था। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है, और इसका जो ऑप्शन 2 है वे देवियों और देवता दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की यात्रा करने वाला ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। ऑप्शन 2, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा शत प्रतिशत किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता का अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। ऑप्शन 3, व्यापारियों को नौघाटों और नाव को पर शुल्क देना पड़ता था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है, जबकि सड़क और नदी मार्ग पूरी तरह से लूटमार से सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि इसमें ह्वेनसांग को भी लूट लिया था। और ह्वेनसांग ने शिव की किताब लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, प्रति श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी।
और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। ऑप्शन 2, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ऑप्शन 3, श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। जबकि श्रेणी होती थी वो राजा के अंडर नहीं होती थी, इनका प्रमुख श्रेणी का प्रधान होता था जिसे शिल्पी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शताब्दी ईस्वी में के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ऑप्शन 3, 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। ऑप्शन 4, 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। और जबकि ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि तीसरी शताब्दी में मानव शरीर के यांत्रिक अंगों का प्रत्यारोपण नहीं हुआ, ये अभी हुआ है। ये 2000 से लेके 2024 के बीच में, तो प्राचीन भारत में तो बहुत मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। ऑप्शन 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग धार्मिक वो आस्था और पूजा करते थे, लेकिन उन पर वर्चस्व नहीं था, मतलब पाखंडवाद नहीं करते थे और वो स्वर्ग लोक में जाने के लिए कामना नहीं करते थे। जो भी है उनका जो मांगने का वरदान था वो सब उसी अपनी इच्छा तक यहाँ पर रहते हुए मांगते थे, और उनका जो लौकिकता इसी युग से उनका संबंध था। और उस काल में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये बिल्कुल दोनों कथन सही है। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनजीलाल सर, इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।